नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज तक आपने लव मैरिज की बहुत सी स्टोरी सुनी होगी और उन्हीं कहानियों में आपने लव ट्रायंगल के बारे में भी सुना होगा। आज जो मैं आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसे सुनने के बाद में आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक प्यार जो कि 3 मौत पर जाकर ख़त्म होता है, लेकिन कौन मरता है, कौन किसे मारता है या क्यों मारता है, ये सारी चीज़ें जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में दुनिया में क्या क्या होता है। ये जो केस है, इस केस ने पूरे कर्नाटका को हिला कर रख दिया था। हर एक इंसान बहुत ही मुश्किल से सोच पा रहा था जब तक कातिल का पता नहीं चला। हर इंसान इसी सोच में था कि आखिर में इसकी मौत कैसे हुई, इसने क्यों मारा। और जब कातिल का नाम निकलकर सामने आता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये जो कहानी है, इसमें जो अहम किरदार है, अहम किरदार का नाम है डॉक्टर रेवंत। जो डॉक्टर रेवंत है वो कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के कद्दू नाम की एक जगह पर रहते हैं और इसी शहर के अंदर उनका एक डेंटल क्लिनिक है जो कि काफ़ी अच्छा चलता है। जो डॉक्टर साहब है वो एक जाने माने डॉक्टर है। हर समय उनकी क्लिनिक पर लोगों की भीड़ रहती है। और रेवंत की एक पत्नी है जिनका नाम है कविता बिंदु। जो कविता बिंदु है, उनके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा है, उनकी उम्र 5 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र 11 साल है। रेवंत अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत ही हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, मगर ये जो खुशी थी वो लंबे समय तक नहीं रुक पाती है। फरवरी 2020 में इस परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कि ये जो परिवार था वो पल भर में ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है। इस परिवार की जो खुशियाँ थी वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। रोज की तरह 17 फरवरी 2020 की भी शाम में जो रेवंत थे वो अपनी क्लिनिक से हमेशा की तरह घर आते हैं। वो शाम को लगभग 6 या 7 बजे घर आ जाया करते थे और उस दिन भी ऐसा ही होता है। वो शाम को लगभग 6:30 बजे घर आते हैं और अपनी जो पत्नी कविता थी उसे आवाज़ लगाते हैं कि तुम कहाँ हो। तो जो कविता थी उसकी कोई आवाज़ नहीं आती है, तो वो अंदर वाले कमरे में जाते हैं और जैसे ही वो अंदर वाले कमरे में जाते हैं वो बहुत बुरी तरह से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और उनकी चीखने की जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि आस पड़ोस के लोगों तक भी ये आवाज़ पहुंच जाती है और वहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि कमरे के अंदर फर्श पर जो रेवंत की पत्नी कविता बिंदु थी उसकी लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घर का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। लग तो रहा था कि किसी ने लूटपाट करने के उद्देश्य से ऐसा किया है। और तभी जो डॉक्टर साहब थे वो बुरी तरह से रोने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन कविता का जो शरीर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 2 मासूम बच्चों को छोड़कर कविता इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी। अब जो डॉक्टर रेवंत थे वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और घटना की जानकारी लेते हैं। अब जो पुलिस थी वो भी मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम को बुला लिया जाता है और इधर जो पुलिस थी वो अपनी कागजी कार्रवाई को पूरी करती है। शव को कब्जे में लिया जाता है और जो शव था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रेवंत के बयान पर इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज होती है कि उसकी पत्नी का लुटेरों ने हत्या कर दी है। डॉक्टर रेवंत थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन वो एक ही चीज़ कह रहे थे कि अगर किसी को लूटना ही था तो वो सामान ले जाते, ज्वेलरी ले जाते, पैसे ले जाते, कुछ भी ले जाते, लेकिन कम से कम मेरी बिंदु को तो छोड़ जाते, कम से कम मेरी कविता को तो छोड़ जाते। और उनको रोता देखकर हर एक इंसान की आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। अब पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी वो आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद हर एक इंसान हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि कविता की हत्या बड़ी ही सफाई के साथ की गई है, जो कि एक प्रोफेशनल ही कर सकता है।
पोस्टमार्टम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि कविता का गला किसी हथियार से नहीं बल्कि किसी शार्प सर्जिकल ब्लेड से काटा गया है, जो कि अक्सर डॉक्टर के पास होती है। और साथ ही जो कविता थी उसके शरीर से एनेस्थीसिया का हाई डोज मिलता है, जिससे कि उसे इंजेक्शन दिया गया था। और बाद में जब वो बेहोश हो जाती है पूरी तरह से, तो सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया जाता है। अब जो पुलिस थी उसका सीधा सा शक उसके पति पर जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर भी था, वो बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा सकता था और साथ ही उसके पास ब्लेड भी मौजूद हो सकती थी। सारी चीज़ों को पुलिस बस अब डॉक्टर रेवंत तक आकर ही खत्म करना चाहती थी। अड़ोस पड़ोस के ये जो रिश्तेदार थे वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि डॉक्टर साहब ऐसा भी कर सकते थे क्या, क्योंकि दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार था। अब जो पुलिस थी वो रास्तों और घर के आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरास थे उन्हें खंगालने की कोशिश करती है। इन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कोई भी सस्पेक्ट नज़र नहीं आता है। इसके अलावा जब उसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाई जाती है, सीटीआर वगैरह जो थी सब कुछ निकलवाई जाती है, तो उसके अंदर एक महिला का नाम निकलकर सामने आता है। यानी कि जो डॉक्टर साहब थे वो किसी हर्षिता नाम की महिला से काफ़ी समय से बातचीत कर रहे थे और उनकी जो बातचीत का सिलसिला था वो अब लंबा हो चुका था। यानी अब सीधी सी वजह थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा आम सा हो चुका है। लोगों को जब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता तब तक तो जैसे तो उन्हें चैन ही नहीं पड़ता है। और ऐसे केस आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसमें महिलाएं जो है वो अपने पतियों को मार रही है। और क्यों? सिर्फ किसी और के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो कविता थी वो भी अपने पति की बलि का बकरा बन जाती है और उसके साथ भी वही होता है। पुलिस जब सीडीआर निकलवाती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब जो पुलिस थी वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करती है और कहती है कि ज़रा थाने में पधार जाइए, आपकी थोड़ी सी खातिरदारी करनी है। ये बात जब डॉक्टर रेवंत सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ चुका था कि अब वो पुलिस के घेरे में फंस चुका है। 22 फरवरी को एक बार फिर से पुलिस उसे फ़ोन करती है और उसे थाने आने के लिए कहती है। पुलिस काफ़ी इंतज़ार करती है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी पुलिस में हाजिर नहीं हुए थे। अब जो पुलिस थी वो डॉक्टर रेवंत का पता लगाने के लिए खुद ही वहाँ से निकल पड़ती है, मगर पुलिस वालों को एक रेलवे गेट के पास में किसी की लाश होने की सूचना मिलती है। तो पुलिस पहले वहाँ पर जाती है और जब लाश को देखती है तो पुलिस के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर रेवंत की ही थी। अब पुलिस का पूरा शक जो था वो पहले डॉक्टर साहब पर था, लेकिन अब जो पुलिस थी वो खुद चकरा जाती है कि अगर डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी को मारा तो फिर इसने खुद से सुसाइड क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर किसी की लाश थी। या अगर सुसाइड नहीं किया तो फिर इसे किसने मार दिया, और इसकी लाश को शायद किसी ने मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। खुद ही रेवंत ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है या किसी ने मारा है। अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चल सकता था, इसलिए पुलिस वाले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए जो पुलिस थी वो इसके तीसरे गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और इसका तीसरा जो गुनहगार था वो थी हर्षिता, जिसकी कि पुलिस को उसकी कॉल डिटेल में उसका नाम आया था। अब जो पुलिस थी वो हर्षिता के पास जाने का फैसला लेती है, जो फिलहाल बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर इलाके में रहा करती थी। पुलिस वाले अब इस मामले में हर्षिता से पूछताछ करने के प्लान में लग जाते हैं, मगर ये क्या, पुलिस वाले हर्षिता तक पहुंच पाते इससे पहले ही पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो हर्षिता है उसने अपने ही कमरे में अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। पहले कविता, फिर रेवंत और अब हर्षिता। इस केस के पूरे मामले में 3 लोग शामिल थे। अब तीनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जब पुलिस वाले हर्षिता के घर में जाकर जांच शुरू करते हैं तो उन्हें हर्षिता के कमरे से कुछ ज्वेलरी मिलती है जो कि कविता की थी, और डॉक्टर साहब ने वो ज्वेलरी पार्सल के जरिए 18 तारीख को भेजी थी।
और जो ज्वेलरी थी उसे पुलिस जो थी वो पहचान लेती है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में कुछ फ़ोटोज़ उन्हें ज्वेलरी की भी दिखाई थी। अब एक के बाद एक 3 मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले थे वो जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म करना चाह रहे थे और एक दूसरे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली कुछ दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करने के बाद पुलिस की ओर से इस केस से जुड़ी हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। पुलिस द्वारा जांच के बाद किए गए खुलासे के मुताबिक कविता और रेवंत की शादी जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। दोनों काफ़ी खुश थे, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी सोशल मीडिया के माध्यम से रेवंत की मुलाकात हर्षिता मैडम से हो जाती है। और जो हर्षिता थी वो एक किराए के घर में रहा करती थी। उसकी 2 शादी पहले ही टूट चुकी थी और अब वो तीसरी शादी करने की फिराक में थी, जिसके लिए कि उसे डॉक्टर साहब मिल गए थे और वो डॉक्टर साहब पर शादी का दबाव डाल रही थी। अब डॉक्टर साहब उससे शादी ऐसे ही कैसे कर लेते, क्योंकि ये तो हमारे देश के कानून गवाही नहीं देता है कि एक पत्नी को होते हुए कोई दूसरी शादी करे। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने अपनी प्रेमिका को सांत्वना दी कि आप रुकिए कुछ दिन, मैं कैसे ना कैसे करके रास्ता निकालता हूँ। और अब जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने तो कुछ अलग ही रास्ता निकालने की सोच ली थी। और अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो अपनी पत्नी है उसी की हत्या कर दूँ, तभी ये जो रास्ता है वो निकल सकता है। लेकिन इससे पहले उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि उनके 2 बच्चों का क्या होगा जब उनकी माँ उनसे दूर हो जाएगी, कैसे वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तब पुलिस ने दावा किया कि जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने पहले कविता को बेहोश किया। कविता के बेहोश होने पर रेवंत सर्जिकल ब्लेड के जरिए कविता का गला काटता है। फिर घर में रखे सभी सामान को बिखेर दिया जाता है। बाकी कुछ जो कीमती सामान था उसे थैले में पैक किया जाता है और जो उसने गले में एक हार पहन रखा था उसे भी उतारा जाता है। और वो हर्षिता के जो भी कीमती सामान था हर्षिता के यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दिया जाता है, यानी कि उसे पार्सल किया जाता है। और क्लिनिक से आने के बाद में वो नाटक करते हैं जैसे तो उनकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। उधर कविता के मरने के अगले दिन यानी 18 अगस्त 2020 को घर से गायब किया हुआ पूरा सोना हर्षिता रिसीव करती है। और इधर जो डॉक्टर साहब थे जब पुलिस उन्हें फ़ोन करके बुलाती है तो वो समझ चुका था कि पुलिस के सामने उसकी सारी बात आ गई थी। लेकिन अब डॉक्टर साहब को लगा कि वो कैसे तो पुलिस का सामना करेंगे, कैसे अपने परिवार का, बच्चों का, रिश्तेदारों का सामना करेंगे। तो क्यों ना मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। और अब जो डॉक्टर साहब थे वो रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और आगे जाकर अपनी जान दे देते हैं। और अब इधर जो हर्षिता थी उसके सामने भी इस केस की सच्चाई आ जाती है कि जो डॉक्टर रेवंत थे उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है, क्योंकि ये जो केस था वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था। और अब ये जो पूरी चीज़ें थी इसे मीडिया पूरी तरह से कवरेज दे रही थी। अब डॉक्टर साहब की हत्या की सारी चीज़ें बाकायदा न्यूज़पेपर में आती है, टीवी में दिखाई जाती है, हर तरफ इसी केस की चर्चा हो रही थी। अब जो हर्षिता थी वो समझ चुकी थी कि अब उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो अब क्यों ना मुझे भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। और तभी वो फांसी का फंदा लगाती है और फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे देती है। अब जो पुलिस थी सारी कड़ियों से कड़ियाँ जोड़कर इस केस को पूरी तरह से बंद कर देती है। अब इसके जो दोनों बच्चे थे उसे इन्हीं का कोई रिश्तेदार गोद ले लेता है। और अब इनकी जो ज़िंदगी है वो आगे कैसे कटेगी ये तो आने वाले वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है। आज की जो कहानी है आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।